सपना वो नहीं होता जो रात को सोते समय आता है, सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही ना दे। ये कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये भी कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने। आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है एपीजे अब्दुल कलाम और इनकी एक बुक जिसका नाम है विंग्स ऑन फायर, मतलब कि अगन पंख, वो उसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो उसके ऊपर बात करूँगा और स्पेशली हम उनकी पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी देखेंगे कि उन्होंने ऐसा तो क्या किया कि एक सामान्य घर से, रामेश्वरम के एक सामान्य घर में रहने वाला इंसान जिसके पिताजी जो है उसके 10 बच्चे थे और उसमें से एक बंदा निकलता है और देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, परदादा, दादा और उसके पिताजी। उसके पिताजी जो थे वो एक केवट थे, मतलब कि वो नाव चलाते थे और वो रामेश्वरम से वो नाव चलाते थे और वो मंदिर की परिक्रमा करवाते थे और फिर रामेश्वरम मंदिर की परिक्रमा करवा के वो आते थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो भी साथ में उनके साथ जाते थे। उनके साथ जब वो जाने लगे तो वो लोगों को लेके जाते थे। लोग जब तक परिक्रमा करते थे तब तक वो साइंस के सिद्धांत पढ़ते थे और फिर वहाँ से वो सबको लेके आते थे। तो इस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करने की शुरुआत की, लेकिन एक ऐसे इंसान के जो एक सामान्य परिस्थिति से निकल के एक बहुत बड़े इंसान बन गए। ओके, उसके बारे में बात करेंगे। एक दिन एक बच्चे ने उसको पूछा कि सफलता का मंत्र क्या है, गुरुजी हमें बताइए। एक छोटे से बच्चे ने उसको चालू सेमिनार के अंदर जहाँ पे वो लेक्चर देने गए थे तब पूछा था। तब वो एपीजे अब्दुल कलाम ने जवाब दिया था कि सफलता का मंत्र है कि एक बड़ा लक्ष्य रखो, उसके लिए नॉलेज को एक्वायर करो, उसके बाद बहुत मेहनत करो और जब तक सफल ना हो तब तक आप लगे रहो। मतलब एम, नॉलेज, हार्डवर्क एंड परसिवियरेंस, लगे रहो, लगातार प्रयास, ये सब चारों चार इकट्ठे होते तब आपको सफलता मिलती है। थोड़े से बैक में जाते हैं उनकी लाइफ में। 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। उनके घर में 10 बच्चे थे। उनके घर में पढ़ाई लिखाई करने के लिए इतने पैसे नहीं थे, तो वो जो है वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे और वहाँ से पढ़ते पढ़ते उन्होंने आगे स्टडी की। पहले वो न्यूज़पेपर वेंडर के तौर पे काम करते थे। उसका जो चचेरा भाई था, वो चचेरा भाई न्यूज़पेपर वेंडिंग का काम करता था। रामेश्वरम में जो रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती थी तब न्यूज़पेपर उतरता था, उसका भाई लेने जाता था। वर्ल्ड वॉर के दरमियान रामेश्वरम स्टेशन से ट्रेन नहीं रुकती थी और आगे के स्टेशन पे रुकती थी। तब होता क्या था कि चालू ट्रेन से न्यूज़पेपर को फेंक दिया जाता था। तो अब उसके कज़िन ने इनको ये बोला, एपीजे अब्दुल कलाम को, कि आप मुझे हेल्प करिए, मुझे ये न्यूज़पेपर सब इकट्ठा करना है। तो ये उनकी पहली मतलब नौकरी थी। वो वहाँ पे उसको हेल्प करते थे, न्यूज़पेपर को वो उनके भाई को देते थे। फिर वहाँ से उन्होंने एक स्वर्ड्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करने की शुरुआत की। वहाँ से पढ़ते पढ़ते वो हाई स्कूल पे पहुँचे। अब होता क्या था कि उसके एक टीचर थे जो बहुत दूर रहते थे और उन्होंने कहा कि 4 बजे जो उठ के यहाँ पे आएगा उसको मैं फ्री में 4 से 5 में पढ़ाऊँगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम 3 बजे उठते थे, ठंडे पानी से नहाते थे और उसके बाद बहुत लंबी दूरी चल के वो जाते थे। बीच में नदी भी आती थी जिसमें वो पूरे भीग भी जाते थे, लेकिन ऐसा करते उन्होंने अपनी पढ़ाई की कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने अपना हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया। एक बार सुब्रमण्यम अय्यर करके उनके टीचर थे, उन्होंने चिड़िया कैसे उड़ती है वो लेक्चर वो लगा रहे थे, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था बच्चे को। तो उन्होंने क्या किया कि सबको लेके गए सीशोर, दरिया के किनारे, और पक्षी को, बर्ड को उड़ते दिखाया कि देखो इस तरीके से ये अपनी पंख फैलाते हैं और इस तरीके से उड़ते हैं। और ये
इंसिडेंट से अब्दुल कलाम जी को पहली बार एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने के बारे में उनका विचार आया। ये अगर ये सुब्रमण्यम अय्यर उनको बर्ड को कैसे उड़ता है वो प्रैक्टिकल नहीं दिखाते तो शायद वो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में नहीं जाते। उनके बाद उन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग के जाने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। वो एडमिशन लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो उनकी बहन ने अपने गहने बेच के वो पैसे इकट्ठे किए और उनकी फ़ीस मद्रास यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भरी, MIT में। वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। एक दिन ऐसा आया कि एक प्रोजेक्ट के दरमियान उसको उसकी जो उन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट बनाया था टीचर को पसंद नहीं आया और टीचर ने उनको रिजेक्ट कर दिया और उनको ये बोला अगर ये तो प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा तो तुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और अगर तुझे स्कॉलरशिप नहीं मिले तो तू आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो उन्होंने टीचर को बोला टीचर मुझे 1 महीने का समय दो, मैं करके दूसरी डिज़ाइन बना के लेके आऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, 3 दिन में अगर तूने दूसरी डिज़ाइन नहीं बनाई तो मैं तुझे फेल कर दूंगा। अब APJ अब्दुल कलाम ने एक ही बेंच के ऊपर 72 घंटे बैठ के ना खाया ना पिया ना सोया, 72 घंटे के बाद एक नई पूरी डिज़ाइन बना दी और टीचर को जब उन्होंने दिया तो टीचर भी रो पड़े कि तूने 72 घंटे बैठ के ये किया और उसकी बदौलत उसको स्कॉलरशिप मिली और वो आगे बढ़े। तो कहते हैं कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर कोई भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते और अपने ऊपर कोई भी दुख लेना नहीं चाहते ना तो आप कभी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने फिर MIT की एग्ज़ाम दे दी और वो पास हो गए। उसके बाद एक साथ उनके 2 इंटरव्यू आए। एक इंटरव्यू था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली DRDO और एक था एयरफोर्स देहरादून और इनको जाना था एयरफोर्स में। अब वो देहरादून इंटरव्यू देने के लिए गए। जब इंटरव्यू देने के लिए गए तो वहाँ पे 25 कैंडिडेट थे और 8 को सिलेक्ट करना था, उनका नंबर 9वां आया और वो सिलेक्ट नहीं हुए। जब वो सिलेक्ट नहीं हुए तो इतने टूट गए कि उनको मतलब उन्होंने फैसला कर लिया कि अब मैं ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। क्लियर कट ऐसा बुक के अंदर लिखा है। वो खुद सुसाइड करने के लिए ऋषिकेश में गए थे कि वहाँ पे आश्रम में दर्शन करके फिर मैं सुसाइड करने जाऊँगा। वहाँ पे उसको स्वामी शिवानंद मिले जिनके आज भी वहाँ पे मठ है और आज भी वहाँ पे उसके आश्रम चलते हैं और पंडित शिवानंद ने उसको भगवत गीता दी और भगवत गीता दे के उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस उसको कहा कि जो उसके दिमाग में छप गया कि ख्वाहिशें अगर दिलो जान से निकली हो, पवित्र हो और शिद्दत से हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको आपको मिलने से नहीं रोक सकती। उस ख्वाहिश के अंदर एक बीज चुंबकीय शक्ति होती है और वो आपके लक्ष्य को आपके तक लेके आ सकती है। ये जब उनको बोला तो पता नहीं उनके अंदर क्या मतलब मोटिवेशन मिला कि उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा। उसके बाद उन्होंने जाके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंटरव्यू दिया और उनको एडमिशन मिल गया और वो विक्रम साराभाई के अंडर में काम करने लग गए। अब वहाँ से काम करते 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 विक्रम साराभाई को पता चल गया कि ये बहुत ही टैलेंटेड है, तो उन्होंने इंडिया से 3 ऐसे साइंटिस्ट को भेजा नासा के अंदर 6 महीने का पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पे APJ अब्दुल कलाम का चुनाव हुआ और APJ अब्दुल कलाम नासा में गए। जब वो नासा में गए तो 6 महीने के अंदर नासा वाले को भी पता चल गया कि ये बंदा बहुत ही टैलेंटेड है। तो नासा वालों ने उनको 2 चीज़ ऑफर की, पहला अमेरिकन सिटीजनशिप और दूसरा हर महीने इतनी सैलरी जो हर महीने की जो 1 महीने की सैलरी होती है ना, यहाँ पे वो पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाए ना, इतनी सैलरी उसको ऑफर हुई। APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं एक बार तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे यही करना चाहिए क्योंकि नासा में मैं काफ़ी ग्रो कर पाऊँगा,
मैं जो हासिल करना चाहता हूँ, मैं जहाँ पे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं जो जो भी अचीव करना चाहता हूँ, मिसाइल बनाना चाहता हूँ, वो सब मैं कर पाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ मर मिटने की तैयारी थी, तो उन्होंने वो अस्वीकार किया और वो फिर से यहाँ पे आ गए। उनका ज़िंदगी का एक मकसद, वो एक सेंटेंस था कि फेल्यूर को कभी हार्ट में और सक्सेस को कभी हेड में नहीं घुसने देना चाहिए। अगर आपको असफलता मिली तो आप उसको दिल से मत ले लो, और अगर सफलता मिली तो दिमाग में मत ले लो। ओके, उसके बाद वो वापस आ गए, और वापस आने के बाद उनको फिर से वो DRDO में काम करने लग गए, और DRDO से उनको जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जिसको PSLV बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके अंदर सैटेलाइट को रख के लॉन्च किया जाता है, वो बनाने का उनको काम दिया गया। लेकिन यहाँ पे नासा जैसा कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट के लिए वो शेड भी नहीं था, नहीं लॉन्च पैड था, नहीं उनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि असुविधाएं और प्रॉब्लम वो दोनों अलग चीज़ है। असुविधाएं मतलब कि मेरे पास ये असुविधाएं है, और प्रॉब्लम अलग चीज़ है। तो मेरे पास बोले प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास असुविधाएं है तो कुछ नहीं, मेरे पास जितने रिसोर्सेज है उसमें से आगे बढ़ूंगा। तो उन्होंने चर्च को ऑफिस बनाया, सी शोर को लॉन्च पैड बनाया, कैटल शेड मतलब जो घोड़े रहते हैं अस्तबल, उसको उसने लेबोरेटरी बनाया, बिशप जो टीचर थे उसके घर को उन्होंने वर्कशॉप बनाया, और बैलगाड़ी जो है उसको उसने ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाया, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल बैलगाड़ी के ऊपर सारे के सारे PSLV के पार्ट्स लेके वो आते थे, और वहाँ से उन्होंने PSLV बनाने की शुरुआत की। एक दिन ऐसा आया कि बनाते 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 वो उसकी रिंग सेरेमनी, शादी में जाना भी भूल गए। वहाँ पे शादी के दिन लड़की आई और फिर पूरा दिन APJ अब्दुल कलाम नहीं आए, और शादी उसकी हुई नहीं, रिंग सेरेमनी ही नहीं हुई। तो इतने अपने काम में वो मग्न हो गए थे कि शादी में जाना भी भूल गए। 1963 में उन्होंने फर्स्ट रॉकेट का निर्माण किया, और 1969 में उनको इसरो का डायरेक्टर बना दिया गया। अब जब इसरो का डायरेक्टर बनाया तो उनको अब PSLV बनाने का, जिसके अंदर मिसाइल जाती है, वो बनाने का उनको काम दिया गया, और उसको बोला गया कि अब हम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, और हम सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आप PSLV बनाओ। अब उन्होंने 10 साल लगाए, 1969 से लेके 1979 तक उन्होंने 10 साल लगा के PSLV बनाया, और वो 10 साल में उन्होंने 2 ही छुट्टी ली, एक बार उसकी माताजी के देहांत पे, एक बार उसके पिताजी के देहांत पे। तो उन्होंने इतना काम करने के बाद 1979 में जब PSLV बना के लॉन्च किया, वो पहला ही लॉन्च फेल हो गया, और जब फेल हो गया उसकी इतनी बड़ा बुला उसको बोला गया। दूसरे दिन वो RK लक्ष्मण ने उसको ऐसा कार्टून बनाया कि इससे अच्छा तो पटाखे वाला रॉकेट डाल देता था, वो भी उससे ज़्यादा जाता, ऐसा उसको बोला गया। फिर अमूल वालों ने ऐसा ऐड चलाया कि पेट्रोल की जगह पे अमूल बटर डाल दिया होता तो शायद चला जाता। तो इस तरीके से उसकी आलोचना हुई, और वो इतने डर गए थे। और हुआ क्या कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सब लोग उसके ऊपर हमला ही बोलने वाले थे कि तुम लोगों ने इतना पैसा देश का खर्च कर दिया, लोग टैक्स भरते हैं और तुम यहाँ पे तुमने लाखों रुपए डाल दिए, ऐसा, क्योंकि वो मिशन डायरेक्टर थे। तो हुआ क्या कि जब इसरो के चेयरमैन जो थे सतीश धवन, उन्होंने कहा कि चलो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एज अ डायरेक्टर आपको बोलना है, तो वो बहुत डर गए, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। अब जैसे उन्होंने बोला कि भाई मेरी गलती है, तो पूरा का पूरा मीडिया उनके ऊपर जब बोलने लगा, तब तुरंत ही सतीश धवन ने माइक ले लिया और बोला कि मैं वादा करता हूं कि ये लोग एक ही साल के अंदर फिर से PSLV बनाएंगे और सफल करेंगे। मैं इन साइंटिस्ट की काबिलियत को जानता हूँ, ये बहुत अच्छी टीम है, और मैं पर्सनली आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ये टीम बहुत अच्छा करेगी।
और इस तरीके से जब बोला तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो टीम थी उसको बहुत मोटिवेशन मिला। एक साल इतना काम किया, एक साल के बाद 1980 में उन्होंने पीएसएलवी बना दिया और सफल लॉन्चिंग कर दिया। जब सफल लॉन्चिंग कर दिया और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तब सतीश धवन ने उनको बोला कि नाउ आप ही पूरा लीड करोगे। तो उस दिन उन्होंने पहला लेसन लिया अपनी ज़िंदगी का कि जब फेल्यूर आती है उसको अपने ऊपर ले लो और जब सफलता मिलती है तो टीम को आगे कर दो। तो ये उन्होंने सबसे बड़ी सीख दी है कि हाउ टू हैंडल सक्सेस, वो प्रोफेसर धवन से मैंने सीखा। उन्होंने ऐसा बोला है। फिर इंदिरा गांधी जी ने उसको आमंत्रण दिया कि आओ मिलने के लिए। वो डर गए कि मेरे पास तो 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, नहीं मेरे पास चप्पल है, नहीं मैं अच्छा मतलब ग्रूमिंग है। तो उन्होंने कहा शिखर धवन ने कि सफल हो जाने के बाद आपका घुलिया नहीं देखा जाता क्योंकि आप सफल हो। फिर इंदिरा गांधी जी के साथ डिस्कशन हुई और इंदिरा गांधी जी ने उनको ऐसा बोला कि अब आप मिसाइल बनाओगे और आप आगे बढ़ जाओ मिसाइल बनाने के लिए। उसी टाइम पे वो मीटिंग में एपीजे अब्दुल कलाम आए और एपीजे अब्दुल कलाम ने सीधा उनको गले लगा लिया। तब इंदिरा गांधी ने उसको बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ध्यान रखना ये मुसलमान है। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि मुसलमान ये बाद में है, पहले वो भारत के नागरिक हैं। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उसकी पहली मुलाकात थी और वो उनको बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद 1981 में उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। 1982 में उसको डीआरडीओ का डायरेक्टर बना दिया। जब डीआरडीओ का डायरेक्टर बना दिया तब वो अब मिसाइल के ऊपर काम करने लगे थे, लेकिन उनके गुरु ने उनको जब भगवत गीता दी थी तो भगवत गीता के अंदर उन्होंने एक चीज़ सीखी थी कि भगवत गीता के अंदर है ना, श्री कृष्ण भगवान जो है वो ऐसा सुदर्शन चक्र फेंकते हैं और जहाँ पे फेंकते हैं जिसके गले में जिसका गला काटना वहाँ पे रुक जाता है, फिर कन्वर्जेशन होता है और फिर जब वो बोले डन तभी करता है। तो ये उसने सीख ली एपीजे अब्दुल कलाम कि मैं कोई ऐसी मिसाइल बनाऊंगा कि जिस मिसाइल को जाने के पहले, वो डेस्टिनेशन पे जाने के पहले मैं जब कहूँ तभी जाए, ऐसा। फिर एक इंसिडेंट बारबरिक का था। बारबरिक का इंसिडेंट ऐसा था कि बारबरिक के पास ऐसे 3 उसके पास वो तीर थे। पहला तीर ऐसा था कि जो मारने से पूरे के पूरे जिसको मारना है उसको वो मतलब फाइनलाइज हो जाता था। दूसरा तीर ऐसा था कि जिसको नहीं मारना वो फाइनलाइज हो जाता था और तीसरा तीर ऐसा था जिस मारने से पूरा गेम खत्म हो जाती थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ से सीखा कि मैं कोई ऐसी मिसाइल बनाऊंगा कि जो मिसाइल एकदम हाई टेक्नोलॉजी से हो। मैं जब बोलूँ डन तो ही जाए, मैं जब बोलूँ कि यहाँ पे जाओ, मतलब कि निशाने के ऊपर लगे, निशान यहाँ पे लगाना। अब वो बंदा जो है वो खिंच के यहाँ पे आ जाए तो मिसाइल भी यहाँ पे आ जाए। बोले मैं इस तरीके से मिसाइल बनाऊंगा और इस तरीके से उन्होंने मिसाइल बनाई। और उन्होंने 1985 में त्रिशूल बनाया, 1988 में पृथ्वी, नाग और आकाश बनाया, 1989 में अग्नि बनाया। और इस तरीके से वर्ल्ड में भारत 5वां देश बन गया कि जिसके पास मिसाइल लॉन्च व्हीकल था। फ्रांस, रसिया, यूएसए, चाइना, यूके, उनके बाद इंडिया जो है वो 5वां देश बन गया। उसके बाद 1993 में पीएसएलवी के सक्सेसफुल होने के बाद फिर से बुलाया गया अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बोला कि आप अब एक सीक्रेट मिशन करोगे, जो मिशन होगा जिसमें आप है ना न्यूक्लियर अटैक के बारे में तैयारी करोगे। और पोखरण में उन्होंने न्यूक्लियर अटैक की तैयारी की और उसको ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया। सारे के सारे साइंटिस्ट जो है वो पूरा दिन आर्मी कपड़े में होते थे और पूरा का पूरा दिन वहाँ पे काम करते थे। ऊपर अमेरिका का सैटेलाइट घूमता रहता था, लेकिन उनके नाक नीचे से उन्होंने पूरा 1 साल काम करके उन्होंने सफल बना दिया ये पोखरण को, न्यूक्लियर अटैक किया और भारत न्यूक्लियर शक्ति बन गया। और यूएसए, फ्रांस, चाइना, रसिया और यूके के बाद इंडिया वो 6ठा देश बन गया जिसके पास न्यूक्लियर था। यूएसए से भी पहले वो बन गया था। ओके, उसके बाद उन्होंने 2017 बहुत काम किया। 2017 में
उन्होंने एक ऐसा PSLV बनाया जिसमें मतलब उन्होंने एक सीख दी थी कि हम ऐसा एक PSLV बनाएंगे जिसमें एक साथ 100 से भी ज़्यादा सैटेलाइट, पूरे दुनिया में जिस जिस देश को अपने सैटेलाइट भिजवाने ना, वो इंडिया का PSLV यूज कर सकता है। तो ये जो उनका विज़न था वो 2017 में पूरा हुआ और हमने एक ही रॉकेट के अंदर 104 सैटेलाइट भेज दिए। और इन्हीं की ये मोटिवेशन था कि जिसकी बदौलत हमने मार्स मिशन भी कंप्लीट कर लिया और एक हॉलीवुड मूवी का जितना बजट होता है ना, उससे भी कम बजट में हमने मार्स पे अपना सैटेलाइट भेज दिया। ओके, उसके बाद उनको 97 में भारत रत्न का अवार्ड मिला और 1999 में वो रिटायर हो गए। जैसे ही वो रिटायर हुए तुरंत ही वाजपेयी जी का फ़ोन आया कि हम आपको हमारे मंत्रिमंडल में लेना चाहते हैं, हम आपको फाइनेंस और डिफेंस में रखना चाहते हैं, तो आप आ जाओ। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं एक नई जनरेशन बनाना चाहता हूँ, मैं एक नई फौज बनाना चाहता हूँ साइंटिस्ट की, कि जो लोग आके इंडिया की पूरी सूरत बदल दे। तो APJ अब्दुल कलाम जी ने हाँ कहा। वो अन्नामला यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में चले गए और वहाँ पे वो पूरे के पूरे लोगों को शिक्षण देने लग गए रिटायरमेंट के बाद। अब हुआ क्या कि एक बार फिर से फ़ोन आया APJ अब्दुल कलाम जी का और APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि अब की बार नाम मत बोलना, हम आपका नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए देना चाहते हैं, तो आप नाम मत बोलना। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दो। थोड़े टाइम के बाद उन्होंने फिर से फ़ोन किया कि डन, मैं एज अ प्रेसिडेंट आना चाहूँगा, और वो फिर से एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने तब उनको बोला गया कि आज आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आपको राज्याभिषेक आपका हो रहा है, तो आप किसको किसको इनवाइट करना चाहते हो। तो उनके साथ कोई नहीं था, नहीं उसके फैमिली में कोई था, नहीं उनका कोई ऐसा दोस्त था, नहीं उनका कोई ऐसा रिश्तेदार था, वो अकेले थे। तो उन्होंने कहा कि एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी। एक वो केवट था जो मुझे हर रोज़ मंदिर के प्रदक्षिणा करने लेके जाता था। फिर एक वो मोची था जिसने मेरे जूते सिए थे, और एक वो खाना खिलाने वाला बंदा था जिसने मुझे बहुत खाना खिलाया था। तो ये 3 लोगों को मेरे एज अ प्रेसिडेंट के राज्याभिषेक में बुला दिया जाए। तो यहाँ पे एक सीख ऐसी मिलती है कि कितने बड़े आदमी बन जाने के बावजूद भी वो छोटे आदमी को भूले नहीं थे। फिर 2 सूटकेस लेके वो आए। जब वो प्रेसिडेंट बने तो 2 ही सूटकेस लेके आए थे। एक सूटकेस में उसके कपड़े थे, दूसरे सूटकेस में उसकी किताबें थी। जब वो वहाँ से बाहर निकले तभी भी 2 ही सूटकेस थी। एक सूटकेस में उनके कपड़े थे, एक सूटकेस में किताब थी। और एक सूटकेस में जो कपड़े थे उसमें क्या क्या था, उसमें 250 से ज़्यादा किताबें थी एक सूटकेस में। दूसरी सूटकेस में एक वीणा थी, एक घड़ी था, एक CD प्लेयर था, एक लैपटॉप था, 6 शर्ट थे, 4 पैंट थे, 3 सूट थे और एक पैर था, पूरा एक सूट था। अब जो 6 शर्ट थे उसमें 2 शर्ट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे, उसका 4 ही शर्ट थे उनके। फिर जो 4 पैंट थे उसमें 2 पैंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे, बाकी तो कहने का मतलब था कि इनके पास ये सारी आइटम मिला के भी 40 आइटम नहीं होती थी, जबकि 40 उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री थी। उनके पास सारे अवार्ड थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, स्विट्जरलैंड से सर्टिफिकेट, ऐसे सारे के सारे देश पे वो जहाँ पे भी जाते थे वो उनको डॉक्टरेट की डिग्री देते थे। तो ये उनका सबसे बड़ा सम्मान था कि उसके पास 40 देशों से डॉक्टरेट की डिग्री है। उसके बाद जब 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि DRDO हाउस में जब वो रहते थे तब एक बार एक है ना पीकॉक मोर वहाँ पे घूम रहा था, लेकिन वो जब बोलता था तो वो बोल नहीं पा रहा था, आवाज़ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उनके पास गए और देखा कि ये मोर बोल नहीं पा रहा है पीकॉक। उन्होंने तुरंत ही उस पीकॉक को वहाँ हाथ में उठाया और उनको लेके गए और देखा तो पता चला कि उनको तो ट्यूमर है। तो उनका ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया गया और वो पीकॉक फिर बाद में बोलने लगा। तो ये यहाँ तक वो मतलब पक्षियों का और नेचर का ख्याल रखते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तब उसके फैमिली के 52 लोग
एक साथ रहने आ गए, इन्होंने ही बुलाया था और वो 7 दिन तक रहे। लेकिन 7 दिन रहने के बाद 8वें दिन उन्होंने बुलाया उनके पीए को और बोला कि 7 दिन का खर्चा कितना हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, वो तो आपके फंड से जाएगा। बोले नहीं नहीं, ये मैंने बुलाया है, ये मेरे पर्सनल लोग थे। तो 3,52,000 का खर्चा उस टाइम पे हुआ था। उन्होंने तुरंत ही चेक दे दिया कि ये मैं देश का फंड यूज़ नहीं करूँगा, ये मेरे पर्सनल लोग थे। तो कहने का मतलब था कि यहाँ तक वो नीति और नियमों के ऊपर चलते थे। एक बार ऐसा आया कि आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर वो एज अ चीफ गेस्ट गए। तो जब वो एज अ चीफ गेस्ट गए तो हुआ ये कि सबकी चेयर थी और उनकी चेयर थोड़ी ऊपर थी। तो जब इन्होंने कहा, देखा कि यार ये चेयर ऊपर क्यों, तो बोले सर ये आपकी है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, यहाँ पे बैठेगा जो ये आईआईटी भुवनेश्वर का जो मेन ट्रस्टी है वो बैठेगा। अब वो डर गया कि यार मैं एपीजे अब्दुल कलाम से ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ। फिर हुआ ये कि उनकी चेयर को नीचे रखा गया और सारी की सारी चेयर को एक साथ रख दिया गया। कहने का मतलब ये है कि वो इतना ख्याल रखते थे कि अपने आप को कभी दूसरों से उन्होंने सुपीरियर के तौर पे नहीं देखा। और लास्ट उनकी जो मृत्यु थी वो भी ऐसे हुई कि वो आईआईएम शिलोंग के अंदर 27 जनवरी 2015 को वो जब लेक्चर ले रहे थे, तो लेक्चर लेते लेते वो वहीं पे बैठ गए और वहाँ पे बैठते ही उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उसी दिन हुआ ये कि यूएसए ने अपना जो फ्लैग था, जो पूरे पृथ्वी के ऊपर यूएसए का फ्लैग सबसे ऊपर लगाया जाता है, सबसे ऊंचा होता है, वो फ्लैग उस दिन आधी कांडी के ऊपर आधे में उसको फहराया गया। तो वो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया एपीजे अब्दुल कलाम को। फिर 26 मई जो उनका जन्मदिन है, उस दिन स्विट्ज़रलैंड ने अपने देश को साइंस डे के तौर पे घोषित कर दिया। यूएन ने उसको वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पे घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे इंसान जो पृथ्वी के ऊपर आए और उन्होंने इतना बड़ा काम किया और फिर उन्होंने अकेले चले गए। उनका हमेशा से ये कहना था कि मैं अकेला हूँ तो मैं सब कुछ नहीं कर सकता। तो मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं कुछ करूँगा और फिर मैं कुछ करूँगा और कुछ करके मैं सब कुछ कर लूँगा। और ये उनका जीवन मंत्र को उन्होंने साबित किया और वो इस देश के एक ऐसे प्रेसिडेंट बने कि लोग इसको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, मतलब लोगों का राष्ट्रपति, मतलब पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। और ऐसे इंसान इस पृथ्वी के ऊपर भारत देश में पैदा हुए, तो इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इनकी लाइफ से आप सीख लीजिए और ख़ास उनकी विंग्स ऑन फायर अगन पंख आप पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा लीजिए और कुछ ऐसा काम करिए, कुछ महान बनिए और अपनी ज़िंदगी के सारे लक्ष्य को पूरा कीजिए। थैंक यू।